हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंधन अकेडमी। तो जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की 7th क्लास की बुक हम पढ़ रहे हैं, तो आज का चैप्टर है आपका चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है आपका जल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जल। तो आपको 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी आप अवश्य देखें और एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें। बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए आपका पेपर 2 यानी एसएसटी में आपके 60 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी बुकें आपको चैनल पर पढ़ाई जाएंगी और आपको 6 से 8 तक की सारी क्लासें आपको मिलेंगी। अभी आपकी 7th क्लास की चल रही है। 6 क्लास की आपको बुक की वीडियो मिल चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें अवश्य देखें। ठीक है, और जैसे ही आपकी ये 7th क्लास की बुक कंप्लीट होगी उसके बाद आपकी 8th क्लास की बुक शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो अवश्य देखें, चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शब्दावली की। ये थलशाला, ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढों में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल बाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल बाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरती है। यानी हमारा जो भी बारिश का जल जो गड्ढों में भर जाता है, ठीक है, और ये सूर्य की ताप के कारण क्या होता है, बाष्पित होता है और बाष्पित होकर के ये ऊपर उठ जाता है। वह ठंडा होने पर जल बाष्प यानी संघनित होकर बादलों का रूप ले लेती है और फिर बादलों क्या है, ये वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर पुनः वापस आ जाते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवड़ी होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। ठीक है, महासागरों का जल कैसा होता है? तो महासागरों का और समुद्रों का जल लवड़ी होता है और ये किस कारण होता है? क्योंकि इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और इसलिए ये लवड़ी होता है। इसको खारा जल भी कहते हैं, यानी ये पीने योग्य जल नहीं होता है। ये आप जल चक्र देख सकते हो, जैसे ये पानी है, ठीक है, सबसे पहले ये बाष्पीकरण होता है, ठीक है, और ये फिर यहाँ संघनित होकर के ये बर्षण और बर्षण के बाद फिर ये नीचे आ जाता है, फिर बाष्पीकरण। इस तरीके से ये आपका एक जल चक्र बनता है। अब बात करते हैं क्रियाकलाप की। एक बड़े जार के चौथाई भाग में मिट्टी भरकर इसे अच्छी तरह दबा दें। उसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों की व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा बाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। ये एक्टिविटी आप बच्चों से अवश्य करके उन्हें दिखाएं, क्योंकि जो चीज़ें बच्चे मतलब देखते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे मतलब जल्दी से सीख जाते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है। ये आपका प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियां हैं। ठीक है, ये मैप है और मैप आपको अवश्य आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यानी हमारी पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो ये आपका 3/4 भाग। यदि धरती पर जल की अपेक्षा थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? यानी हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर थल का मतलब स्थलीय भाग कम है और आपका जलीय भाग ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसे देश हैं बहुत से
जहाँ जल की कमी है और उन्हें जल की कमी का सामना करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। इस प्रतिशत को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, यानी इस मृत सागर में कोई भी डूबता नहीं है। महासागर, तो महासागरों का जल का ये वितरण है आपका 97.3, बर्फ छत्रक 02.0, भूमिगत जल 00.68, झीलों का अलवड़ जल 0.009, ठीक है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009, वायुमंडल नदियाँ, वायुमंडल में है आपका 0.0019 और नदियों में है आपका यानी 100 यानी 100.00, यानी सबसे ज़्यादा हमें जो पानी मिलता है, ठीक है, वो किससे मिलता है? तो ये हमें नदियों से मिलता है, ठीक है। महासागरों से भी आपका 97 है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं है, और नदियों से मिलता है और ये आपका पूरा 100 है। यानी कहाँ से हमें कितना पानी मिलता है ये आपका था। ये क्रियाकलाप आप बच्चों से करवा सकते हो। 2 लीटर जल लें, मान लें ये पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणी जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, ये लवणी जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। जैसे ये बच्चों से आप एक्टिविटी करवा सकते हो, ठीक है, और ये जल का वितरण है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? जल क्या है? जल एक हमारा बहुमूल्य संसाधन है। जल का हमें क्या करना चाहिए? यानी संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। और देखो, मैं आपको सीधा सीधा पूरा चैप्टर पढ़ाती हूँ, कहीं भी से भी मैं आपको इसमें नोट्स नहीं बताती हूँ या कोई कुछ भी आपको छोड़ के नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हमारी ये बुक पढ़ने से, एनसीईआरटी पढ़ने से दिमाग में अंकित होती है। आप कहीं से भी चाहे नोट्स पढ़ लें, चाहे कुछ भी पढ़ लें, लेकिन वो चीज़ें अंकित नहीं होती हैं। आप चाहे किसी को भी देख लें, सभी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की मतलब सुझाव देते हैं। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं, यानी ये कभी भी शांत नहीं रहता है। क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, ठीक है। यानी आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 22 मार्च, और यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। ये आप प्रमुख दिवसों में भी इसे याद रख सकते हो। क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगें भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। अब बात हम तरंगों की करते हैं। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगें कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है।
इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम सुनामी की पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसके अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी और कल हमने भूकंप की ये तीव्रता मापी थी, और यानी 7 पॉइंट से ऊपर वाला हानिकारक होता है, और ये आपका कितना था 9 पॉइंट। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा की धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। यानी आपका जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये पूरी तरह से क्या हो गया था, डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी की तरंग 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यानी जो समुद्र तटीय क्षेत्र थे, ठीक है, राज्य थे, वो सब प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। ठीक है, ये देखो बिल्कुल से ये घर वार अपने आपके ये सारे क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। यानी सुनामी आने से पहले दर्शकों ने समझा कि इतनी मतलब बड़ी बड़ी लहरें पहली बार देखने को मिल रही हैं, तो फिर वो उसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए तट पर और उन सबकी वहां मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं हम ज्वार भाटा की। ठीक है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, जबकि सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्न
निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्वार किसे कहते हैं और भाटा किसे कहते हैं। यानी गिरने को भाटा कहते हैं, पीछे जाने को, और जब जल तटीय भाग को मतलब बहुत ऊंचाई के साथ उठकर बड़े हिस्से को डुबो देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ज्वार कहते हैं। ये आपका लघु ज्वार है और ये आपका बृहद ज्वार है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। ये देखो बिल्कुल एक सीध में है आपके। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यानी ज्वार भाटे से आपके क्या क्या कार्य किए जाते हैं और ये किन किन कार्य में महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं महासागरीय धाराओं की। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। जैसे ये आपकी पृथ्वी है और ये बीच बीच से जो रेखा गुजरती है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो आपकी गर्म धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो ये आपकी भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, ठीक है। और ये किधर जाती हैं, ये ऊपर ध्रुवों की ओर चलती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। आपकी पूछ भी ली जाती है कि लैब्राडोर जो महासागरीय धाराएं ये शीत हैं या फिर आपकी मतलब गर्म है। गल्फ स्ट्रीम भी आपकी गर्म है या शीत है, तो आपको याद रखनी है। गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधारा है और लैब्राडोर आपकी शीत जलधाराएं है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। ये आप मैप में देख सकते हो, ये महासागरीय धाराएं हैं। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। और ये आपके देखो प्रश्न है, वर्षण क्या है, जलचक्र क्या है, लहराओं की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक, ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, महासागरीय धाराएं क्या है, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, ये आप कारण बच्चों से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। डेली मतलब आपको एनसीईआरटी सीरीज चलती रहेगी आपकी। और अगला चैप्टर है आपका प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन।